हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। सो ये जो चैप्टर है, इसमें हम आज का टॉपिक करेंगे इमर्जेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज। कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो इमर्ज हो रही थी, ये चीज़ हम इस टॉपिक में समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर साइड में सबसे पहले हम एक कार्टून देखते हैं। तो इस कार्टून में क्या दिखाया गया है? ये तो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं। ठीक है, ये है कांग्रेस पार्टी के लीडर्स। और ये जो हमें नीचे दिख रहे हैं ना, इतनी सारी, ये क्या है? ये अपोजिशन पार्टी है। ये अपोजिशन पार्टी है। ओके, तो कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। अपोजिशन पार्टी अब क्या है कि अपोजिशन पार्टी तो इतनी सारी है, लेकिन फिर भी ये कांग्रेस को हिला तक नहीं पा रही है ना। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो थी, इसके जो रूट्स थे ना, जैसे हम देख सकते हैं, जो पेड़ होता है उसके रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये पेड़ पर बैठे हैं, तो इसके जो रूट्स थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, यहाँ पर हमें जवाहरलाल नेहरू भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो रूट्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे कांग्रेस पार्टी के। अब अपोजिशन पार्टी एग्जिस्ट तो करती थी, बट ये बहुत वीक थी। ठीक है, बहुत वीक थी। इस वजह से ये इसको फेस नहीं कर पा रही थी कांग्रेस पार्टी को। ओके, तो इसमें यही बताया गया है। टग ऑफ वॉर इज अ कार्टूनिस्ट इम्प्रेशन ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या दे रखा है? अलग अलग नाम दे रखे हैं, जैसे कि A.K. गोपालन आचार्य कृपलानी एंड N.C. चटर्जी, श्रीकांतन नैर। तो इस तरीके से अलग अलग यहाँ पर नाम दे रखे हैं लीडर्स के। अब हम इस टॉपिक पर चलते हैं। अब देखो, अपोजिशन पार्टी है ना, होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर रूलिंग पार्टी ही एग्जिस्ट करेगी, मतलब सिर्फ रूलिंग पार्टी है, यहाँ पर किसी भी तरीके की अपोजिशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इससे क्या होगा? अथॉरिटी जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी और अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट बन जाएगी। ठीक है, अथॉरिटी काफ़ी बढ़ जाएगी, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट हो जाएगी, और इस तरीके से डेमोक्रेसी जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी? डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ओपोजिशन पार्टी का होना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एज वी हैव नोटेड अबव, देखो पहले हमने क्या पढ़ा था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो काफ़ी इटसेल्फ एक रूलिंग भी है और अपोजिशन पार्टी भी। रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों है, ये हमने समझा था लास्ट वीडियो में। तो जैसे हमने देखा कि इंडिया डिडेंट हैव अपोजिशन पार्टीज ड्यूरिंग दिस पीरियड, कि उस टाइम पर इंडिया के पास अपोजिशन पार्टी नहीं थी। While discussing the result of election, we have already come across the names of many parties other than Congress. लेकिन जब हम इलेक्शंस के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर रहे थे तो काफ़ी सारी पार्टीज जो हैं तब तक बन चुकी थी। इवन देन इंडिया हैड लार्जर नंबर ऑफ डाइवर्स एंड वाइब्रेंट अपोजिशन पार्टी। इंडिया में काफ़ी सारी डाइवर्स और अपोजिशन पार्टीज हैं। ठीक है, देन मेनी अदर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीज। Some of these had come into being even before the first general election of 1952. अब कुछ तो ऐसी पार्टीज है जो 1952 के इलेक्शन से कुछ टाइम पहले ही बनी थी। एंड सम ऑफ दीज पार्टीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। कुछ पार्टीज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है 60s और 70s की पॉलिटिक्स में, कंट्री में। और जो रूट्स थे नॉन कांग्रेस पार्टीज के, तो ये देखे जा सकते हैं कि अपोजिशन पार्टीज थी। ठीक है, जो नॉन कांग्रेस पार्टीज थी वो अपोजिशन पार्टीज थी, और इनके रूट्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे उस टाइम पीरियड पर। ऑल दिस अपोजिशन पार्टी सक्सेडेड इन गेनिंग ऑन द टोकन रिप्रेजेंटेशन। कहने का मतलब क्या है कि जितनी भी अपोजिशन पार्टीज थी उस टाइम पर, तो ये सिर्फ इनको थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन मिली, ज़्यादा नहीं मिली लोकसभा और स्टेट असेंबली में ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इनकी फिर भी इनकी प्रेजेंस जो है उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। किस चीज़ में? डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को लाने में, डेमोक्रेसी को मेंटेन रखने में। क्योंकि डेमोक्रेसी तो तभी होगी ना जब अपोजिशन पार्टी भी होगी और रूलिंग पार्टी भी होगी, तभी तो अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज करेगी, अलग अलग पॉलिसीज जब रूलिंग पार्टी लेकर आएगी। तो ये जो पार्टीज हैं ये क्रिटिसिज्म लेकर आते हैं पॉलिसीज का। मान लो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कुछ पॉलिसीज बनाई। अब ये पॉलिसीज
को क्रिटिसाइज कौन करता है? जो अपोजिशन पार्टीज होती हैं ये इन पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करती हैं। अब क्रिटिसाइज करेंगी तो बाकी लोग जो हैं तो उनको दो व्यूज पढ़ने को मिलेंगे। एक तो वो व्यू जो इस पॉलिसी के खिलाफ बताते हैं, ठीक है, और एक वो व्यूज जो इस पॉलिसी के सपोर्ट में है। तो इस तरीके से लोग अपने व्यू को फिर सोच पाएंगे, ठीक है। दिस कैप द रूलिंग पार्टी अंडर चेक, तो इस तरीके से रूलिंग पार्टी के ऊपर एक चेक भी रखा जा सकता है, उसको चेक किया जा सकता है, ठीक है। एंड ऑफन चेंज द बैलेंस ऑफ पावर विद इन दी कांग्रेस बाय कीपिंग डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव अलाइव। और अगर इस तरीके से डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिकल अल्टरनेटिव है वो अलाइव रहेगा तो ये जो पार्टीज हैं इससे रिसेंटमेंट नहीं होगा सिस्टम में फ्रॉम टर्निंग एंटी डेमोक्रेटिक। कहने का मतलब क्या है कि इस तरीके से अपोजिशन पार्टी रहेंगी, अपोजिशन पार्टी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करेंगी तो नॉन डेमोक्रेसी नहीं आएगी, एंटी डेमोक्रेसी नहीं आएगी। एंड दीज पार्टीज ऑल्सो ग्रूम्ड द लीडर्स हु वर टू प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग ऑफ आवर कंट्री। तो एक तरीके से ये जो पार्टीज हैं ये लीडर्स को, जो कांग्रेस पार्टी में जो लीडर्स हैं उनको प्रिपेयर कर रही थी, क्योंकि ये हमारी कंट्री में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले थे। In early years, there was a lot of mutual respect between the leaders of Congress and those of opposition. कि पहले के टाइम में, ठीक है, रिस्पेक्ट हुआ करती थी कांग्रेस के लीडर्स के बीच में और अपोजिशन पार्टी के लीडर्स के बीच में। एंड द इंटरिम गवर्नमेंट दैट रूल्ड द कंट्री आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इंक्लूडिंग अपोजिशन लीडर्स लाइक डॉक्टर अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन द कैबिनेट। अब जो इंडिपेंडेंस थी उसके डिक्लेरेशन से पहले इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो रूल कर रही थी। तो जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन होते हैं तो उसमें अपोजिशन लीडर्स भी आते हैं, जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो गए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गए कैबिनेट में। जवाहरलाल नेहरू जो थे ऑफर्ड often referred to his fondness for the socialist party and invited socialist leaders। अब जो जवाहरलाल नेहरू थे तो वो सोशलिज्म जो है उसको ज़्यादा सपोर्ट करते थे, तो इन्होंने क्या किया, सोशलिस्ट पार्टी जो है उसको इनवाइट किया, सोशलिस्ट लीडर को जैसे कि जयप्रकाश नारायण, ताकि वो ज्वाइन करे गवर्नमेंट को, कांग्रेस की गवर्नमेंट को। लेकिन हालांकि बाद में उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। तो दिस काइंड ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप with and respect for political adversaries declined after the party competition grew more intense। जब पार्टी का कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना तो तब ये जो रिस्पेक्ट है ना कहीं ख़त्म होने लगी। पहले तो क्या था, ये कांग्रेस पार्टी है, ये अपोजिशन पार्टी है, अब ये इस पार्टी को क्या कर रहे हैं, इनविटेशन भी दे रहे कि आप हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए। बट अब के टाइम में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। उस टाइम पर तो हुआ था बट इस टाइम पर हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। एंड दस दिस फर्स्ट फेज ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री वाज क्वाइट यूनिक। तो ये पहला फेज जो था ना वो बहुत यूनिक था, ठीक है। अब की अगर हम देखो, पहले के टाइम की गवर्नमेंट को अगर हम कंपेयर करके देखें अब की गवर्नमेंट से, तो आपको दिन रात का डिफरेंस दिखेगा उसमें। एंड द इंक्लूसिव करेक्टर ऑफ नेशनल मूवमेंट लेड बाय कांग्रेस इनेबल्ड इट टू अट्रैक्ट डिफरेंट सेक्शन। और कांग्रेस का इंक्लूसिव गवर्नमेंट इंक्लूसिव करेक्टर था ना कि अलग अलग सेक्शंस के, अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप्स के लोग आकर कांग्रेस को ज्वाइन करें। तो इससे क्या होता है, सोशल और आइडियोलॉजिकल बेस्ड कॉलिशन भी हुआ। एंड द की रोल ऑफ कांग्रेस इन द फ्रीडम स्ट्रगल दस गेव इट हेड स्टार्ट ओवर अदर्स। तो इस तरीके से कांग्रेस का ये जो की रोल कांग्रेस ने प्ले किया फ्रीडम स्ट्रगल में, तो इससे कांग्रेस सबसे आगे रही। एज द एबिलिटी ऑफ कांग्रेस टू एकोमोडेट ऑल इंटरेस्ट एंड ऑल एस्पिरेंट्स फॉर पॉलिटिकल पावर स्टेडली स्टेडली डिक्लाइनिंग, अदर पॉलिटिकल पार्टी स्टार्टेड गेनिंग ग्रेटर सिग्निफिकेंस। तो जैसे जो कांग्रेस की पार्टी थी उसने अलग अलग जो इंटरेस्ट है लोगों के उसको एकोमोडेट करने से, मतलब कहने का मतलब है कि इंक्लूसिव नेचर जब कांग्रेस का ख़त्म हो गया ना, तब क्या हुआ, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको तब ग्रेटर सिग्निफिकेंस मिल गई, ठीक है। मतलब जैसे ही जो कांग्रेस पार्टी है, जैसे ही कांग्रेस पार्टी का जो इंक्लूसिव नेचर था वो ख़त्म हुआ, वैसे ही जो अदर पार्टीज़ हैं तो वो सिग्निफिकेंस उनकी बढ़ गई, उनकी इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो गई। एंड दस कांग्रेस डोमिनेंस कॉन्स्टिट्यूट ऑन दी वन फेज। सिर्फ एक ही फेज में कांग्रेस का डोमिनेंस चलता है। एंड वी शैल कम टू दी अदर फेजेस इन लेटर पार्ट ऑफ दिस टेक्स्ट बुक।
अब यहाँ पर हमें एक बॉक्स दे रखा है जिसमें हमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में बता रखा है कि हिंदू सभा के लीडर थे। भारतीय जनसंघ जो है, जो एक सेपरेट वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे, तो उसके फाउंडर रहे। मिनिस्टर इन नेहरूज फर्स्ट कैबिनेट आफ्टर इंडिपेंडेंस, नेहरू की जो जवाहरलाल नेहरू की जो पहली कैबिनेट थी उसमें ये मिनिस्टर रहे। 1950 में रिज़ाइन कर दिया क्योंकि डिफरेंसेस थे कुछ, जैसे पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन चल रहे थे तो उसमें कुछ डिफरेंसेस थे, जिस वजह से इन्होंने क्या कर दिया, रिज़ाइन कर दिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर रहे बाद में, फर्स्ट लोकसभा, एंड वॉज अपोज टू इंडियाज पॉलिसी ऑफ ऑटोनमी। जो इंडिया की पॉलिसी थी ना जम्मू एंड कश्मीर के लिए, तो उस चीज़ को भी उन्होंने अपोज किया और इनको अरेस्ट कर लिया गया ड्यूरिंग जनसंघ एगिटेशन। तो इन्होंने क्या किया था, जनसंघ एगिटेशन किया था अगेंस्ट कश्मीर की पॉलिसी के अगेंस्ट इन्होंने जनसंघ एगिटेशन किया था, जिस वजह से इनको अरेस्ट कर लिया गया और फिर ये डिटेंशन के दौरान ये मार दिए गए। ओके, तो ये हमने चैप्टर तो वैसे कंप्लीट कर लिया है, बट कुछ एडिशनल टॉपिक्स इसमें रहते हैं बीच में, जो टॉपिक्स आए ना, जैसे कि भारतीय जनसंघ के बारे में, सोशलिस्ट पार्टी वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं तो ये हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वैसे तो ओवरऑल चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।